मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, नीट, जेई एडवांस्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हो जाओगे आप माहिर, और उसके बाद क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? मैं एज यूजुअल हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us look at question number 1, और ये क्वेश्चन पूछा गया था CET 2017 में, और क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज Q is equal to minus W, delta U is equal to Q, delta U is equal to W, delta U is equal to QV, delta U is equal to minus QV। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। तो कैसे बताएंगे हम इसका आंसर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? मैथमेटिकली हम कहते थे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, यही होता था। अब यहां पर हम कैसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं? हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और हमें क्या पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होता है, राइट? क्यों जीरो होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी मूवमेंट बढ़ती है, और उनकी मूवमेंट बढ़ती है तो उनका टोटल एनर्जी बढ़ता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो फिर क्या बचा? तो फिर ये रिलेशन क्या होगा? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। Question number 2, CET 2013, the process is spontaneous at the given temperature if। सबसे पहले ये सोचो कि कौन बताता है हमें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? What is that thing that tells us कि इस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? एब्सोल्युटली डेल्टा जी। डेल्टा जी का जो हमारा इक्वेशन है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसे हम कहते हैं गिब्स इक्वेशन। ये इक्वेशन ही तो हमें बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव होती है तब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ना कई बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब देखो, मेरा टारगेट क्या है कि ये जो डेल्टा जी है ये नेगेटिव आना चाहिए, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये नेगेटिव कब आ सकता है? डेल्टा एच की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, डेल्टा एस की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। मतलब डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब जैसे जैसे डेल्टा एस की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे टी डेल्टा एस या फिर माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला जो टर्म है इसका भी साइन चेंज होगा, और इनके बेसिस पर हम बता पाएंगे कि डेल्टा जी का साइन क्या होगा, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, तो देखो, एक ऑप्शन हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। एक ऑप्शन हो सकता है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। एक ऑप्शन हो सकता है कि दोनों नेगेटिव है, और एक ऑप्शन हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं ये टेबल क्यों बना रही हूं? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होगा? मेरा ये जो पहला वाला टर्म है ये टर्म क्या होगा? पहला टर्म मेरा पॉजिटिव होगा, और माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा? क्योंकि डेल्टा एस मेरा नेगेटिव है, अब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? तो माइनस टी डेल्टा एस मेरा क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट, तो एक पॉजिटिव टर्म और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर एक नेगेटिव टर्म। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव टर्म है, और ये माइनस टी डेल्टा एस जो है ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो मतलब प्रोसेस कैसा होगा? प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अच्छा, अब डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये जो पहला वाला टर्म है ये पहला वाला टर्म मेरा नेगेटिव है,
और जो दूसरा वाला टर्म है ये क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अब डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है मतलब माइनस टी डेल्टा एस, ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब दोनों ही नेगेटिव है तो ऐसा कुछ होगा ना कि जैसे -5 -3, तो मेरा रिजल्ट जो है वो भी नेगेटिव ही होगा, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो इस केस में जो मेरा प्रोसेस है वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, ग्रेट। अब मान लो दोनों नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, ये जो मेरा पहला टर्म है ये मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, और जो दूसरा टर्म है इसमें डेल्टा एस नेगेटिव है तो यानी कि माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, एक टर्म नेगेटिव है और दूसरा टर्म पॉजिटिव है। तो अब यहां पर जो डेल्टा जी है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो डेल्टा एच की वैल्यू अगर -2 है और माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर +1 है तो उस केस में जो मेरा आंसर होगा वो -1 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू -2 है और माइनस टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो है +3, तो मेरा आंसर क्या होगा, +1, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एच बड़ा है या फिर टी डेल्टा एस बड़ा है, डिपेंड करेगा कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। बट थोड़ा सोच के देखो कि ये वाली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव कब होगी या फिर ये नेगेटिव कब होगी। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब मेरा टी डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो कम हो, राइट। जब ये माइनस टी डेल्टा एस वाला जो टर्म है ना ये टर्म जब कम होगा तब मेरा ये नेगेटिव होगा, राइट। तो यानी कि जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, तो जब भी लो टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो टी की वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल ये वाला जो माइनस टी डेल्टा एस टर्म है ये टर्म मेरा कम होगा और उस समय क्या होगा, मेरा ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और हाई टेम्परेचर में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक। उसी तरीके से प्लस प्लस वाले सिचुएशन को देखते हैं, जब डेल्टा एच यानी कि मेरा पहला टर्म पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो मेरा माइनस टी डेल्टा एस है वो नेगेटिव है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू है +4, ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू है -2। एक और एग्जांपल जहां पर डेल्टा एच है +4 और डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस जो है वो है -6। तो देखो ऊपर वाले केस में आंसर आएगा +2, नीचे वाले केस में आंसर आएगा -2, राइट। तो यहाँ पे भी वही केस है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी या फिर ऐसे कहते हैं कि नेगेटिव कब होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि जब हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो टी की वैल्यू ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट मेरा ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हाई टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा और लो टेम्परेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखो ये जो टेबल है ना ये आपको क्लियरली बताएगा कि कब और कैसे डेल्टा एच डेल्टा एस के चेंज होने से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो अब देखो एट अ गिवन टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, कौन से केस में श्योर शॉर्ट स्पॉन्टेनियस है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखो तो कौन सा ऐसा केस है जब एकदम श्योर शॉर्ट स्पॉन्टेनियस है, दिस इज द केस। इस केस में श्योर शॉर्ट स्पॉन्टेनियस है, राइट। तो यानी कि जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया था जेईई मेंस 2018 में, द कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड गिव्स CO2 गैस एंड H2O लिक्विड, गिवन दैट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -3263.9 किलोजूल पर मोल at 25 degrees Celsius, heat of combustion in kilojoule per mole of benzene at constant pressure will be. Okay. तो चलो इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को समझते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन कह रहा है कि हमारे पास है लिक्विड बेंजीन जिसका कंबशन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है CO2 गैस और H2O लिक्विड, ठीक है। तो ये तो हमने रिएक्शन लिख लिया, बट अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। बैलेंस करके ही तो हम डेल्टा एच वगैरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं,
है ना। तो चलो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 6 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 कार्बन, तो चलो कार्बन बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। और क्या है, और हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब हाइड्रोजन भी 6 हो गया। तो अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे है, 6 2 से 12 प्लस 3 यानी कि 15, और यहाँ पर है 2, तो इसे अगर हम 15/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 15 हो जाएगा, राइट। 15/2 इंटू 2, तो ये भी 15 हो गया। तो अब जो है ये रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो दिस इज गिवन एज -3263.9 किलो जूल मोल इनवर्स। और निकालना क्या है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि QP निकालना है। QP क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, तो ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अब डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में कौन सा रिलेशन पता है हमें पता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। जब हम गैसियस वाले इक्वेशन के साथ डील करते हैं तो इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेल्टा Ng की वैल्यू चाहिए, तो चलो सबसे पहले इधर हम लोग डेल्टा N की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। इसमें कितने मोल्स हैं गैसियस प्रोडक्ट की अगर बात करूं, 6 मोल्स। ये तो लिक्विड है तो ये कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट क्या है, O2, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है 15/2, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी -3/2। तो डेल्टा N की वैल्यू तो आ गई। तो चलो डेल्टा U दिया हुआ है -3263.9 -3/2 इंटू R की वैल्यू दी हुई है 8.314, लेकिन देखो R जो है वो जूल में दिया हुआ है, बट डेल्टा U किलो जूल में है, तो इसे भी किलो जूल में करेंगे इंटू 10⁻⁻3। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस 25 दैट इज 298 केल्विन। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -3267.6 किलो जूल मोल इनवर्स। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। An isolated box equally partitioned contains 2 ideal gases A and B as shown, ठीक है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है। When the partition is removed, the gases mix. Quite obvious. The changes in enthalpy delta H and entropy delta S in the process are. देखो सिंपल सी चीज है, जैसे ही हम इस पार्टीशन को हटा देंगे तो ये दोनों गैसेस मिक्स होने लगेगी, तो इन दोनों के पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, राइट। तो जब हम पार्टीशन को कर देंगे रिमूव तो क्या होगा, रैंडमनेस जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। डिसऑर्डरनेस जो है दैट विल इंक्रीज, तो एज अ रिजल्ट एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट डेल्टा एस विल इंक्रीज, ठीक है। सो दैट मीन्स डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट अबाउट एंथैल्पी, अब देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके अंदर कौन सी गैसेस हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आइडियल गैसेस। और हमें क्या पता है आइडियल गैसेस के केस में, व्हाट इज आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम, ठीक है। और यहां पर हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि दोनों सेम प्रेशर में है, दोनों सेम टेम्परेचर में है, दोनों के सेम वॉल्यूम है, राइट। तो इस केस में डेल्टा H क्या होगा, ऐसे केस में जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो यहां पर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो इसीलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहां पर देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर ये सारे 0 हो जाएंगे, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू 0। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जहां पर डेल्टा H इज 0 एंड डेल्टा S इज पॉजिटिव। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन है। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expands reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 36 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joules of heat. The values of Q and W for the process will be. तो
तो पहले तो समझते हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। किस तरह का एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होता है, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, राइट। अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये एक्सपेंशन हो रही है इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल्स ऑफ हीट, यानी कि क्यू की वैल्यू गिवन है 208 जूल्स। मुझे निकालना क्या है, Q एंड W फॉर द प्रोसेस, ठीक है। अब हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर आ रहा है, पैसिपर्स के अंदर आ रहे हैं, तो Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Q एज पर दिस इक्वेशन, सो W विल बी इक्वल टू माइनस 208 जूल्स। तो Q विल बी प्लस 208 एंड W विल बी माइनस 208। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि जेईई मेंस 2019 में ही पूछा गया था। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी पर ग्राम एट 200 डिग्री सेल्सियस इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर आर 0.055 एंड 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन रेस्पेक्टिवली, देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एट 250 डिग्री सेल्सियस इन कैलोरी पर ग्राम इज। तो सबसे पहले तो समझो कि यहाँ पे प्रोसेस हो क्या रहा है, कौन सी रिएक्शन चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब आयोडीन जो कि सॉलिड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में इन गैसियस स्टेट। दिस इज आवर रिएक्शन, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 24 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ओके, ये भी समझ आ गया। और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन सॉलिड इज गिवन एज 0.055 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और उसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन गैसियस स्टेट इज गिवन एज 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम देख ही रहे हैं जैसे कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। सो बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे सेम रह रही है, तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा H है इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा T। यही हमारा कॉन्सेप्ट था ना हीट कैपेसिटी का, राइट। जो हीट होगा दैट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट। सो व्हाट इज दिस डेल्टा H? डेल्टा H इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट क्या होता है, Cp दैट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा T, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। नाउ वी विल मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन फॉर बोथ द सिनेरियोज, ठीक है। बोथ सिनेरियोज कौन कौन से हैं, एक सिनेरियो आयोडीन सॉलिड का, दूसरा सिनेरियो जो है दैट इज आयोडीन गैसियस स्टेट का। सो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा H टेम्परेचर T1 पे दिस विल बी इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा T। उसी तरह से हम कह सकते हैं डेल्टा H एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू Cp डैश इंटू डेल्टा T, ठीक है। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो जाएंगे फॉर दीज टू सिनेरियोज, क्योंकि यहाँ पर हम दो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस की और 250 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो उसी दोनों सिचुएशन के लिए दो रिएक्शन लिख लिए। अब अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा H T1 माइनस डेल्टा H T2 इज इक्वल टू Cp माइनस Cp डैश इंटू डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेल्टा H T2। डेल्टा H T1 की वैल्यू तो दी हुई है, सो बेसिकली ये जो डेल्टा H सब्लिमेशन है दैट इज डेल्टा H एट T1 टेम्परेचर, दैट इज एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है ना। सो डेल्टा H T2 विल बी इक्वल टू Cp माइनस Cp डैश। अब देखो जो पहला टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Cp की वैल्यू है ये, सो दिस इज Cp एंड दिस इज Cp डैश,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.055 माइनस 0.031 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 250 माइनस 200 दैट इज 50, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इंटू 50। क्लियर? चलो अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी 0.055 माइनस 0.031, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.024 इंटू 50। अच्छा, इधर ये वाली टर्म भी तो आएगी, सो बेसिकली दिस टर्म विल बी माइनस डेल्टा एच टी वन। सो दिस इज माइनस, अब डेल्टा एच टी वन की वैल्यू क्या है, 24, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 22.8। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डेल्टा एच टी टू इज इक्वल टू 22.8 कैलोरी पर ग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया था नीट 2017 में। For a given reaction, delta H is equal to 35.5 kilojoule per mole and delta S is equal to 83.6 joule Kelvin inverse mole inverse. The reaction is spontaneous at, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कौन से टेम्परेचर पे होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं ये बताएगा गिब्स इक्वेशन, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब मैथ्स में हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा है, राइट, तो इनइक्वालिटी में हमने देखा है कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यूज डाल देते हैं। डेल्टा एच दिया हुआ है 35.5 माइनस टी इंटू डेल्टा एस दिया हुआ है 83.6, बट 83.6 जूल में दिया हुआ है और ये किलो जूल में है, तो इस जूल को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज लेस देन 0। अब यहां से हमें टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब मान लो इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू 83.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 35.5। पर जैसे ही ये माइनस में चेंज होता है साइन, हमने यही पढ़ा था, राइट, तो मेरा ये साइन पलट जाता है। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी। जिन लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, प्लीज वॉच द लीनियर इनइक्वालिटी वीडियो ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट t is greater than 35.5, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 83.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और वी कैन से t is greater than 425 केल्विन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बहुत से बच्चे ये साइन में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं जब इसे सॉल्व करते हैं, सो प्लीज बी क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया था नीट 2019 में। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अ गैस एट 300 केल्विन expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान देनी होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, बट हमें इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वर्क डन। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरह का एक्सपेंशन हो रहा है। अब वर्क डन जो है हम एक इरिवर्सिबल के एक्सपेंशन में के लिए यूज करते हैं, एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। अब उसके लिए देखो इस स्टेटमेंट पर ध्यान दो, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। वो मैंने बताया था ना, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर जो है वो एक बार में P1 से P2 हो जाता है। सो जो P2 वैल्यू है ना, दैट बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हम इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है 2, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.25 माइनस 0.1, क्योंकि ये जो है ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है, तो डेल्टा V हो गया V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 0.15,
यानी कि -0.3 लीटर बार। यहाँ पे दिया है कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, तो यानी कि इसे अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसे इंटू 100 कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -30 जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सिंपल है ना। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दिया हुआ है, सो दैट यू कैन यूज द राइट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कॉमेट के 2008 का क्वेश्चन है। इफ 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड वेपर, देन डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अमोनिया गैस कंबाइन कर रहा है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, और ये बना रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विच इज गैस। ठीक है, रिएक्शन को अगर हम देखें तो इट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 मोल अमोनिया और 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके बना रहा है 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर इस रिएक्शन को ध्यान दें, इसको देखते हुए हम डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं। गैसेस इन्वॉल्व है, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। ठीक है, तो इनका रिलेशन बताने के लिए मुझे डेल्टा N की वैल्यू निकालनी है। सो डेल्टा N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट विच इज 1 यहां पर, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो डेल्टा N की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस RT, क्योंकि डेल्टा NG की वैल्यू -1 है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो डेल्टा U से कम है, मतलब डेल्टा U से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मुझे डेल्टा H मिलेगा। सो दिस क्लियरली शोज दैट डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज A। Moving on to the last question of this video, which was asked in JEE Mains 2016. The heats of combustion of carbon and carbon monoxide are -393.5 kilojoule per mole and -283.5 kilojoule per mole respectively. The heat of formation in kilojoule of carbon monoxide per mole is, ठीक है, व्हाट इज गिवन हियर, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले कंबशन के रिएक्शंस लिखते हैं। कार्बन का कंबशन रिएक्शन मतलब कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। तो इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेट अस से दिस इज रिएक्शन नंबर 1, और इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा कंबशन की वैल्यू है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन या फिर हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू है, दैट इज गिवन एज -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस डेल्टा CH1। जो दूसरा कंबशन है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव्स CO2। इसे बैलेंस करेंगे हम, C तो एक ही है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, इधर 2 है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, कार्बन दोनों साइड 2 हो गया, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम अपना रिएक्शन नंबर 2। अच्छा, इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हीट ऑफ कंबशन है दैट इज गिवन एज -283.5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होने का जो हीट है वो निकालना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड शुड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। तो ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट वुड बी O2 गैस, राइट, एंड कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट वुड बी C। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस होना चाहिए, कार्बन तो बैलेंस्ड ही है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 1/2 कर दो। ठीक है, सो नाउ दिस इज माय थर्ड रिएक्शन, और मुझे इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इन तीनों रिएक्शन में क्या क्या रिलेशन है। बेसिकली अगर ध्यान से इन तीनों रिएक्शन को देखो तो हमें क्या पता चल रहा है। पहला रिएक्शन बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है। ठीक है, अब देखो CO2 बनने का एक तरीका और है, वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से बन रहा है,
C और O2 से। तो बेसिकली यहां पर हम देख रहे हैं कि CO2 फॉर्म होने का ये क्या है, दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस, और CO2 फॉर्म करने का ये जो है दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। ध्यान से देखो, राइट, इसमें वन स्टेप में CO2 बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले C प्लस O2 मिलके CO बना रहा है, फिर CO प्लस O2 मिलके CO2 बना रहा है, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हेस लॉ, जो कहता था कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में अकर होता है तो उनके जो एंथैल्पीज हैं उनको हम ऐड कर देंगे, करेक्ट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 और 3 का, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये दोनों मिला के जो है हमारा लगभग इक्वेशन 1 बना रहा है। मतलब इक्वेशन 1 जो वन स्टेप में कर रहा है वही चीज इक्वेशन 2 और 3 मिलके भी कर रहा है। ठीक है, समझ आया? सो दिस इज जस्ट वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 और 3 के जो एंथैल्पीज हैं इनका अगर हम सम निकाल लें, यानी कि डेल्टा H2 प्लस डेल्टा FH, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू डेल्टा H1, राइट। मतलब ये जो इंटरमीडिएट एंथैल्पीज हैं ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द वन स्टेप रिएक्शन। यही तो था हेस लॉ, राइट। तो बस अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। सो डेल्टा H1 इज गिवन एज माइनस 393.5 माइनस 283.5. So this is equal to minus 110 kilojoule per mole. So the correct option is C. तो बच्चा पार्टी, आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। और इसके बाद आपको क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो इससे पहले कि अगला वीडियो आ जाए। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ। बाय द वे, अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, इफ यू लव्ड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्दी ही मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।